हाँ जी, तो पिछली क्लास में हम लोक नृत्य पढ़ रहे थे। लोक नृत्य को हम दो भागों में बांट के पढ़ रहे थे, एक तो रीजनल और एक ट्राइबल। कि या तो कोई क्षेत्र विशेष का होता है या किसी ट्राइब विशेष का होता है, ट्राइब्स के पढ़ रहे थे हम। देखो वैसे तो कराने को एक टॉपिक और होता है लोक नाट्य, फोक ड्रामा। और फोक ड्रामा से किसी टाइम में तो खूब ही क्वेश्चन आया करते थे, वहां से क्वेश्चन भी निकलते थे। पर इस बार अपने सिलेबस में फिर फोक ड्रामा नहीं, लोक नाट्य अपने सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है। 18 में, 16 में और 13 में तीनों में फोक ड्रामा के क्वेश्चन भी नहीं है। मैं चाहता हूं एक बार सिलेबस वाली चीजें मैं सारी कंप्लीट कर दूं, फिर जो पीछे एक आधे को ऐसे टॉपिक है पढ़ा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी पढ़ा लेंगे। यहां ही बोलते रहते हैं, एक दिन वो बोल जाएंगे क्लास में, कोई नहीं। तो अभी जो सिलेबस के अंदर है वो चीज बता दी जाए। आप पुराने पेपर देखोगे तो लोकनाट्य के क्वेश्चन मिल जाएंगे कोई, पर 13, 16, 18 वाला देखोगे तो आपको फोक ड्रामा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आपने सीधे सीधे सिंपल सिंपल सीधा लिखा हुआ है कि लोक गीत तथा लोक नृत्य, फोक म्यूजिक एंड फोक डांस, दो ही चीज लिखी हुई है। हम जनजातियों के लोक नृत्य पढ़ रहे थे, तो मुझे लगता है कि मैं आज जनजातियां पढ़ा दूंगा आपको। फिर मैं एक बात बताऊं, जनजातियां और अपने राजस्थान के कल्चर वाले सिलेबस में नहीं, जनजातियां दो जगह लिखी हुई है। एक जनजातियां लिखी हुई है राजस्थान की ज्योग्राफी में, वहां पर लिखा हुआ है जनजातीय समुदाय, ट्राइबल कम्युनिटीज। फिर मेंस में सोशियोलॉजी के सिलेबस में फिर लिखा हुआ है राजस्थान के जनजातीय समुदाय। उसने केवल 3 नाम लिखे हैं वहां पर, भील, मीणा और ग्रासिया, जो राजस्थान की 3 बड़ी जनजातियां हैं। पहले नंबर पर मीणा है, 2 नंबर पर भील और 3 नंबर पर ग्रासिया है। एज पर पॉपुलेशन, जनसंख्या के हिसाब से 3 बड़ी जनजातियां, तो उसने केवल सोशियोलॉजी में 3 लिखी है। मेरे तो कभी ये भी नहीं समझ में आया कि इनका सिलेबस कौन डिसाइड करता है। आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि उसी टॉपिक को ज्योग्राफी में डालते हो, उसी टॉपिक को आप सोशियोलॉजी के अंदर भी डाल देते हो। बड़ी बात और पढ़ना पड़ता है कल्चर में, क्योंकि अब नृत्य तो पढ़ाऊं मैं, ज्योग्राफी वाले सर पढ़ाए खेती, सोशियोलॉजी वाले सर पढ़ाए उनका समाज। इससे अच्छा है एक जगह ही पढ़ लो। उधर नृत्य हो नहीं सकते, नृत्य जब इधर पढ़ते हो तो ये चीजें इधर ही होगी। तो ज्योग्राफी वाले और सोशियोलॉजी वाले सर वो भी कह देते हैं कि सर इतना आप इधर करवाते हो तो आप ही करवा दो। और मैं भी उनको कह देता हूँ कि यार मैं इतनी बातें तो इधर बताता ही हूँ, तो थोड़ी बातें मैं इधर और बता दूंगा, तो वो भी हो जाएगी। तो आज अपने जनजातियों वाला टॉपिक करेंगे, लोकनाट्य वाला जब सिलेबस की सारी चीजें खत्म हो जाएगी मैं लास्ट के अंदर करवा दूंगा वो आपको। तो राजस्थान की जनजातियां, ट्राइब्स ऑफ राजस्थान। हमारे संविधान में 2 सूचियां हैं, एक SC और एक ST, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। जो शेड्यूल ट्राइब वाली है उसके अंदर जनजातियां हैं। आपने जनजातियों का वर्णन आपने उसके अंदर किया हुआ, जनजातियां जो है वो ट्राइब वाली लिस्ट के अंदर है। वे लोग जो जंगलों के अंदर रहा करते थे, जिनका समाज की मुख्य धारा के साथ कोई लेना देना नहीं था, जिनके क्रियाकलाप, रीति रिवाज और जीवन यापन समाज के मुख्य धारा के लोगों से पूर्णतः अलग था, उन लोगों को हमने ट्राइब माना। और हमने कहा कि इनको समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए, इसलिए इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस किए जाने चाहिए। वो अपने ट्राइब्स है। नॉर्मल एक बड़ी बड़ी सी बात बताऊं तो भारत में जनसंख्या वाइज यदि सबसे अधिक कहीं पे ट्राइब है तो वो है मध्य प्रदेश। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक कहीं पे ट्राइब रहती है तो मध्य प्रदेश के अंदर रहती है। आप जनसंख्या वाइज राजस्थान का नंबर देखोगे तो वो नंबर आएगा 6th, राजस्थान 6ठे नंबर पर आता है। पर यदि आप परसेंटेज वाइज देखते हो, प्रतिशत के हिसाब से देखते हो, तो भारत में सबसे पहले नंबर पे आता है मिजोरम। नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट वैसे भी जनजातीय स्टेट ये सर है। और यहां पर आप यदि राजस्थान को देखोगे तो राजस्थान आता है 13th। भारत में जनजातियों की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में है, राजस्थान 6ठे नंबर पर आता है। भारत में जनजातियों के परसेंटेज की दृष्टि से मिजोरम पहले नंबर पर है, राजस्थान 13वें नंबर पर आता है। एक मोटी मोटी सी जानकारी याद रखना कि पहले पे कौन है, अपने राजस्थान का नंबर कौन सा, ये थोड़ा सा दिमाग में रहे अपने। 2011 वाले जो डाटा थे वो ये थे,
2021 में भी कमोबेश यही रहने, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होती। स्थान कभी ज्यादातर चेंज नहीं होते, परसेंटेज जरूर चेंज हो जाते हैं वो, बाकी स्थान में चेंज होने की संभावनाएं बहुत कम रहती है आपके। मैं केवल राजस्थान लूं तो राजस्थान में भी दो आधार पर, एक जनसंख्या के आधार पर और एक परसेंटेज के आधार पर। फिर दो चीजें हो सकती है जनसंख्या के आधार पर। अधिकतम जनसंख्या, और या मैं इसको अधिकतम न्यूनतम ही ले लूं, जनसंख्या के आधार पर। ऐसे कर लेते हैं, देखो इसको ज्यादा अच्छे से याद होगा। राजस्थान में अधिकतम कहां पे और न्यूनतम कहां पे? अधिकतम में ज्यादा जनसंख्या कहां पे और परसेंटेज कहां पे? न्यूनतम में जनसंख्या कहां पे और परसेंटेज कहां पे? राजस्थान में सबसे अधिकतम जनसंख्या यदि जनजातियों की किसी जिले में है तो वो जिला है उदयपुर। परसेंटेज यदि कहीं पर ज्यादा है तो वो है बांसवाड़ा। आप याद भी कर लो, हम लोकगीत भी पढ़ते हैं ना, तो भी हम पढ़ते हैं कि लोकगीतों में क्षेत्रीय लोकगीत 3 प्रकार के हैं, और पर्वतीय लोकगीत जब पढ़ते हैं तो हम कहते हैं राजस्थान के दक्षिणी भूभाग के अंदर ज्यादा, जिसमें मेवाड़ और वागड़ वाला इलाका आता है। उसमें मैं 2 विशेषताएं बताता हूँ कि एक तो ये सामूहिक गीत होते हैं, एक ये जनजातीय गीत होते हैं, तो वहां जनजातियां ज्यादा रहती है भाई। तो राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति की जनसंख्या उदयपुर में, सर्वाधिक जनजाति का परसेंटेज है वो बांसवाड़ा के अंदर है। यदि आप न्यूनतम पे करोगे तो जनसंख्या तो है बीकानेर, परसेंटेज है नागौर। थोड़ा सा ये दिमाग के अंदर रखना कि राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या उदयपुर में, सर्वाधिक जनजाति परसेंटेज बांसवाड़ा में, न्यूनतम जनजाति जनसंख्या बीकानेर में, न्यूनतम जनजाति जो प्रतिशत है वो कहां पे? नागौर। ये मोटी मोटी सी बात याद रखना। मुझे याद है ये तो पिछले 2 अटेम्प्ट के अंदर उनका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजस्थान में वे जिले कौन से हैं जहां पर जनजाति की जनसंख्या कम है, तो ये बीकानेर नागौर वाला, इधर वाला जो पोर्शन है अपना, इधर आपको जनजातियां ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। जनजातियां ज्यादातर उन जगह पे थी जहां पर या तो जंगल थे या पहाड़ थे। पश्चिमी राजस्थान में जंगल भी कम थे, पहाड़ भी कम थे, इस वजह से पश्चिमी राजस्थान में आपको ज्यादा जनजातियां देखने को नहीं मिलती। ज्यादातर जनजातियां हैं वो मेवाड़, हाड़ौती और वागड़ वाले इलाके के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अब अपने कौन कौन सी मुख्य मुख्य जनजातियां हैं, उनके क्या क्या क्रियाकलाप हैं, हम मोटी मोटी चीजें वो पढ़ लेते हैं। मेंस में तो सीधी सीधी 3 लिखी हुई अपने, ग्रासिया, भील और मीणा, पर वैसे अपने कई जनजातीय समुदाय है, उनके अलग अलग थोड़ी बातें कर लेते हैं अपने। जैसे मैं एक जनजाति लू कंजर, कंजर जनजाति होती है। कहा जाता है कि शब्द ऐसा क्यों पड़ा कंजर, हालांकि हमने तो इसको एक जाति सूचक शब्द बना रखा है, और जो भी कोई ढंग से नहीं रहता था हम अक्सर उसको कंजर कह देते हैं, पर कंजर वास्तव में एक जनजाति का नाम है। मुझे याद आता है कि एक बार युवराज सिंह ने, पंजाबियों की गाली है अपने आप में, युवराज सिंह ने यजवंदर चहल को एक लाइव वीडियो के अंदर कंजर बोल दिया था, तो युवराज सिंह के खिलाफ पुलिस केस दर्ज हो गया था कि आप जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यदि आप भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान रहें। कंजर शब्द का कैसे बना, तो का कंजर शब्द बना है काननचार से। कंजर शब्द की उत्पत्ति काननचार से हुई। क्या मतलब होता है कानन का? तो कानन का मतलब होता है जंगल, हम सब जानते हैं। चार का मतलब होता है विचरण करने वाला, रहने वाला। वन हू लिव्स इन फॉरेस्ट, विचरण करने वाला। वह व्यक्ति जो जंगल में विचरण करता है उसको क्या कहा जाए? काननचार। तो कंजर शब्द की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो काननचार से मानी जाती है। काननचार का मतलब क्या होता है? वन हु लिव्स इन फॉरेस्ट, वह व्यक्ति जो जंगल के अंदर रहता है, वह व्यक्ति जो जंगल में विचरण करता है, उसे काननचार कहा जाता है। काननचार 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 करते करते देर देर हम किस शब्द पे आगे? कंजर पे आगे। हम कहते हैं यार ये अब कहां रहते हैं ज्यादातर लोग, अब इनका मुख्य क्षेत्र कौन सा है?
तो हम कहते हैं आजकल तो ज्यादातर लोग हाड़ौती में रहते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि कंजर जनजाति मुख्यतः राजस्थान के कौन से भूभाग में निवास करती है, तो मुख्यतः कहाँ निवास करती है, तो हाड़ौती के अंदर मुख्यतः निवास करती है। क्या काम करती है, इनका व्यवसाय क्या, प्रोफेशन क्या है, मेन प्रोफेशन क्या है, इनका व्यवसाय क्या है, तो व्यवसाय बड़ा जोरदार है इनका। इनका मुख्य व्यवसाय है टू मेक क्राइम, अपराध करना, चोरी, डकैती, लूटपाट, हिंसा। और ये इसमें बड़ा गर्व महसूस करते हैं। ये कहते हैं कि भाई भगवान ने सब लोगों के काम तय किए हैं। कोई मास्टर बनेगा, कोई आरएस बनेंगे, कोई सब्जी बेचेगा, परचून की दुकान खोलेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कंप्यूटर चलाएगा। वैसे ही भगवान ने हमारा भी काम दिया और भगवान ने कहा तुम अपराध करो। तो जब सब लोगों के काम तय किए तो हमारा काम तय किया, तो हम भी हमारा काम करेंगे। जब तुम्हें डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, मास्टरी और आरएस बनने में शर्म नहीं आती, तो हमें अपराध करने में किस बात की शर्म आएगी। तो कंजरों का मुख्य व्यवसाय क्या है, अपराध करना। और ऐसा मानते हैं कि हमारे तो देवी देवता साथ में इसमें, तो अपराध करने से पहले देवताओं से आशीर्वाद लेते हैं कि अपराध करने से पूर्व देवताओं से आशीर्वाद लिया जाए। उस आशीर्वाद को ये बोलते हैं पति मांगना। मुझे कई बार लगता है ये पति नहीं मांग रहे, ये पांति मांग रहे हैं वास्तव में, कि भगवान पांति दे, हमारा जो हिस्सा आता है वो हमें तो दे कम से कम। ये पाती नहीं मांगते, पांति मांग लेते हैं। तो वे कौन से देवता है जो इनको भाई इस प्रकार से सहायता और करते हैं, तो इनके मुख्य देवता कौन से, मुख्य देवता कौन कौन से। तो इनकी देवता है, एक तो माता जी है जोगणिया माता, वो तो इन कंजरों की कुल देवी है। जोगणिया माता तो कंजरों की कुल देवी है। एक है चौथ माता, त्योहार पढ़ाए तब मैंने बताए थे आपको, चौथ का बरवाड़ा के अंदर मंदिर है इनका। इनका मंदिर जोगणिया माता का मंदिर भीलवाड़ा में। एक माता जी रक्तदंजी माता, और एक देवता और हेल्प करते हैं इनके, हनुमान जी। तो मुख्य मुख्य देवता कौन से हैं जो इनकी हेल्प करते हैं, तो जोगणिया माता है भीलवाड़ा के अंदर, वो कंजरों की कुलदेवी है। चौथ माता है जिनके लिए हम कहते हैं संकट हरण माता जी है, तो जब सबके संकट हरती है तो भाई कंजरों के भी संकट हर लेती है। रक्तदंजी माता है, मुझे तो इन माता जी का नाम भी देखता हूँ तो मुझे लगता है यार ये तो माता जी नाम भी अपराध टाइप का सा नाम है एकदम। बूंदी के अंदर मंदिर है रक्तदंजी माता। हनुमान जी भगवान जाने इनके कैसे धक्के चढ़ गए, डोकरा कंजरों की तरफ कैसे चला गया, अपराध करने वाली तरफ और चला जाता है। फिर मुझे कई बार लगता है कि यार हनुमान जी भी यूं आदमी तो जोरदार ही थे, लंका में आग लगा के आ गए थे, दुनिया में पहली बार को आतंकवाद जैसा काम किया था तो अपने हनुमान जी करके आए थे। तो आप कंजरों की भी हेल्प कर देते होंगे। तो याद रखना भाई कंजरों की कुलदेवी कौन सी है, जोगणिया माता। और जोगणिया माता के लिए तो कहते हैं कि भीलवाड़ा में जहां जोगणिया माता का मंदिर है, यदि वहां से किसी कंजर को पुलिस लेके जा रही है और कंजर यदि मंदिर के अंदर चला गया, मान लो पुलिस वालों को दे भाई मुझे मंदिर में धोख लगा लेने दो, बाद में आगे चल लेंगे, तो हथकड़ियां टूट जाती है। आज भी वहां जोगणिया माता के मंदिर में हथकड़ियां टूटी हुई रखी हुई है, और ऐसा कहा जाता है कि साहब फलाने कंजर को यहाँ पे लेके आए थे, हथकड़ी टूट गई थी, वो यहाँ से भाग गया था। तो मुझे लगता है इसका मतलब जोगणिया माता तो प्रत्यक्ष योगदान देती है अपराधियों को भगाने में। और चौथ माता जब संकट, सबके संकट हर रही है, तो कंजरों के संकट भी हर रही है। रक्तदंजी माता है और एक हनुमान जी। तो कौन कौन से देवता है जिनसे अपराध करने से पहले आशीर्वाद लेते हैं, एक तो आशीर्वाद लेने को तो बोलते हैं पति मांगना। और देवता कौन कौन से, जोगणिया माता भीलवाड़ा, चौथ माता अपने चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, रक्तदंजी माता बूंदी, हनुमान जी तो ही सब जगह ही अपने आप के अंदर। तो ये इनके मुख्य मुख्य देवता है। एक और बड़ा जोरदार, एक इनके कोई आण है, कोई हाकम राजा हुए इनके, और ऐसा कहते हैं कि हाकम राजा का प्याला पीने के बाद कंजर झूठ नहीं बोलता। हाकम राजा का प्याला यदि कोई पी लेता है तो उसके बाद कंजर झूठ नहीं बोल सकता। तो मतलब यदि किसी कंजर को सच बुलवाना है तो उसे क्या पिलाया जाए, तो हाकम राजा का प्याला पिलाया जाए। हाकम राजा का प्याला वही है जो आप समझ रहे हैं। और मुझे लगता है हाकम राजा का प्याला पीने के बाद कोई भी आदमी झूठ नहीं बोलता है, सब आदमी सच ही बोलते हैं। हाकम राजा का प्याला बंदे के अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस भर देता है अपने आप में, तो कंजर क्या कोई झूठ नहीं बोल पाए। पर वही है, हाकम राजा का प्याला थोड़ा कड़वा होता है पीने के अंदर, तो कंजरों ने कहा यार सीधा सीधा तो नहीं पिया जाए, खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए साथ में, चखना भी तो।
और नॉन वेज मिल जाए तो और ठीक रहे। कंजरों ने कहा फिर खाएंगे तो फिर ढंग की चीज ही खाएंगे, खाएंगे तो राष्ट्रीय पक्षी खाएंगे, मोर का मांस खाते हैं, मोर का मांस खा लेते हैं। अब आप कहोगे कि सब मोर को मारना तो अपराध है, एग्जैक्टली इनका मुख्य व्यवसाय अपराध करना है, तो मोर का मांस खाते हैं। इनका जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं पटेल, इनका जो हेड, इनका चीफ जो होता है उसको बोलते हैं पटेल। इनका मुखिया पटेल कहलाता है, इनका जो हेड होता है वो पटेल कहलाता है। शराब के तो कितने शौकीन जीवड़े हैं कि आदमी मरने वाला होता है ना कोई, तो अपने क्या करते हैं घरों में, आदमी कोई मरने वाला होता है तो उसके मुंह के अंदर गंगा जल डालते हैं कि भाई लास्ट में मरते टाइम मुंह में गंगा जल रहे तो इससे भली बात तो क्या, ये स्वर्ग मिले। ये मरते टाइम व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदे डालते हैं। डाइंग पर्सन कोई होता है, मरणासन व्यक्ति जो होता है, मरणासन व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदे डाली जाती है। तो ध्यान रखना भाई, कोई पूछेगा कि कौन सी जनजाति में मरणासन व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदे डाली जाती है, लिकर ड्रॉप डाली जाती है उसके अंदर, तो कंजर जनजाति है भाई। मुझे खुशवंत सिंह याद आते हैं, बहुत बड़े पंजाबी लेखक हुए खुशवंत सिंह, जिनकी बहुत अच्छी बुक है ट्रेन टू पाकिस्तान। भास्कर में कॉलम लिखा करते थे, पहले सैटरडे कॉलम लिखा करते थे। एक बार अपने किसी कॉलम के अंदर लिखते हैं कि मेरी दादी मरने वाली थी और हमारे घर वाले सारे पास में खड़े थे और दादी कुछ बुदबुदा रही थी पर समझ नहीं आ रहा था दादी क्या बोल रही। घर वालों को लगा कि दादी को अंतिम इच्छा है, दादी को बतानी है, पर अपने को तो समझ भी नहीं आ रही। सब थक हार गए, दादी की बोली नहीं समझ में आ रही। इतने में माँ आया और मैंने दादी की बोली सुनी और मैंने कहा कि दादी स्कॉच मांग रही है। हमने स्कॉच की कुछ बूंदे दादी के मुंह के अंदर डाली और दादी ने अंतिम सांस ले ली। तो मुझे वापस याद आता है कि यार वैसे ही कंजर जो होते हैं, मरने वाला व्यक्ति होता है तो उसके मुंह में क्या डाली जाती है, शराब की बूंदे। आदमी मर जाता तो मरने के बाद जलाते नहीं, दफनाते हैं, मृत व्यक्ति को दफनाते हैं। एक और बड़ी जोरदार चीज कि चूंकि अपराध करने वाली कौम है, अपराध करते हैं, इसलिए कहा कि घर में पीछे की तरफ खिड़की रखना जरूरी है। तो बैकडोर में विंडो होती है, पीछे की तरफ खिड़की रखते हैं कि भाई पुलिस आ जाए तो भागना पड़ेगा। तो मुझे लगता है आजकल तो कांस्टेबल जितने भी लड़के लगते हैं वो सारे हिस्ट्री और कल्चर पढ़ के लगते हैं। तो उनको तो पता हो रहा है कि कंजरों को यदि पकड़ने जाओ तो पीछे की तरफ से जाओ, वरना तो पीछे वाली खिड़की से भाग जाएगा। तो ये भाई मुख्य मुख्य से अपनी कंजर जनजाति, वापस बता दूं आपको। राजस्थान में अधिकतम जनसंख्या उदयपुर में, प्रतिशत बांसवाड़ा में, न्यूनतम जनसंख्या बीकानेर में, प्रतिशत नागौर में। कंजर जो है वो शब्द काननचार से बना है। काननचार का मतलब होता है जंगल में विचरण करने वाला। अधिकतम जनसंख्या जो है इनकी मुख्यतः हाड़ौती के अंदर रहती है। मुख्य व्यवसाय अपराध करना है। ऐसा मानते हैं कि अपराध करने से पहले देवताओं से आशीर्वाद लिया जाना चाहिए, उसको बोलते हैं पाती मांगना। जोगणिया माता जो उनकी कुलदेवी है, भीलवाड़ा में मंदिर है। चौथ माता जो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, संकट हरण माता जी, रक्तदंजी माता बूंदी के अंदर है, और हनुमान जी, ये मुख्य देवता है जिनसे ये अपना आशीर्वाद लेते हैं। हाकम राजा का प्याला पीने के बाद कंजर झूठ नहीं बोलते, मोर का मांस खा लेते हैं। इनका जो मुखिया होता है, इनका जो हेड होता है, जो चीफ होता है, उसको पटेल बोलते हैं। मरने वाला व्यक्ति है उसके मुंह में शराब की बूंदे डालते हैं। आदमी मर जाता है उसके बाद जलाते नहीं है, उसको दफनाते हैं। और पीछे की तरफ घरों में खिड़की रखना इनके अनिवार्य होता है। दो डांस होते हैं मेरे बताए हुए, महिलाएं करती है चक्री डांस खुशनी नाम के कपड़े पहनकर, पुरुष करते हैं धाकड़ डांस। जो बीरा और झालापाव नाम के इनके दो बंदे थे, उनके बीच में लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई की याद में उस डांस को किया जाता है, वो पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये बात मेरी बताई हुई थी। अब कोई बता देगी, क्वेश्चन पूछ ले कि कंजरों का चक्री नृत्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र में किया जाता है, तो जहां कंजर रहेंगे वहां किया जाएगा भाई। कंजर कहाँ रहते हैं, हाड़ौती के अंदर रहते हैं, तो डांस भी कहाँ किया जाता है, हाड़ौती के अंदर किया जाता है। तो अपने एक जनजाति तो हो गई, कंजर तो हो गई अपने। दूसरी जनजाति ले लेते हैं अपने। एक जनजाति अपने कथोड़ी। देखो मैंने शायद नृत्य पढ़ाते समय भी बीच में कहा था कि जो कथोड़ी है वो मूल रूप से तो महाराष्ट्र के है, बेसिकली महाराष्ट्र की जनजाति थी। खेर के पेड़ से कत्था बनाते थे ये लोग।
खेर के पेड़ से कत्था तैयार करते थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया कथोड़ी। और बाद में इस रोजगार के सिलसिले में ये अपने उदयपुर में आकर रहने लग गए थे। तो अब इनकी जो मुख्यतः आबादी है अपने राजस्थान के अंदर कहां पर रहते हैं, तो राजस्थान में मुख्यतः आबादी इनकी उदयपुर में रहती है। जैसे कंजर हाड़ौती वाले इलाके में ज्यादा रहते हैं, जैसे कंजर, ये जो कथोड़ी है ये उदयपुर वाले इलाके में ज्यादा रहते हैं। वास्तव में तो एक वल्नरेबल ट्राइब है बेचारी, संकटग्रस्त जनजाति है। संकटग्रस्त जनजाति है और केवल 35-40 परिवार ही बचे हैं, खत्म हो आगे। तो सरकार तो खूब ध्यान भी रखती है। देखना, देखे इस बार बजट के अंदर कथोड़ियों के लिए स्पेशल प्रावधान किया गया है। देखना आप, ये करंट का है, आप देख लेना क्या किया क्या नहीं किया। पहले भी इनको स्पेशल प्रोविजन हुआ करते थे कथोड़ियों के लिए। तो कथोड़ियों के बारे में, कथोड़ी मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति है, खेर के पेड़ से कत्था तैयार करते हैं, इसलिए इनको कथोड़ी कहा जाता है। मुख्यतः आबादी भी इनके उदयपुर में रहती है। वल्नरेबल ट्राइब, एक संकटग्रस्त जनजाति है, केवल 35-40 परिवार ही बचे हैं इनके, पर बड़ी जोरदार जनजाति है। दूध नहीं पीते, कि टाबर मम्मी का दूध पिए उतने दिन दूध पीता है, उसके बाद दूध नहीं पीते हैं। तो साहब कहीं ना कहीं से वो जो पोषक तत्व है दूध वाले, उनकी पूर्ति करनी पड़ेगी। तो दारू खूब पीते हैं, शराब अधिक पीते हैं। शराब अधिक पीते हैं। और सबसे बड़ी बात तो समानता आधारित सोसाइटी है, महिलाएं भी पुरुषों के साथ बैठ के शराब पीती है, कोई भेदभाव नहीं है। दोनों साथ साथ बैठ के शाम को पैक लेते हैं। मुझे लगता है यार कितनी रोमांटिक जनजाति है, शाम को दोनों एक साथ बैठ के चीयर्स करें, इससे अच्छा तो और हो ही क्या। पर फिर लगता है यार इनमें रोटियां पहले बनानी पड़ती होगी, क्योंकि साधारणतः तो परिवारों में केवल पुरुष ही भूमिया बन के आता है, लुगाई तो बेचारी सीधी सादी होती है, तो रोटियां तो खिला देती है कम से कम। यहाँ तो दोनों टल्ली हो जाते हैं, फिर रोटियां कौन खिलाए, पहले रोटियां वोटियां बना के जुगाड़ कर देते होंगे। पर ये मामला एकदम सही लगता है, भाई होना ये चाहिए कि सबको बराबरी का हक हो। अकेला आदमी अंगूर का जूस क्यों पिए, महिलाओं को भी अंगूर का जूस पीने का अधिकार होना चाहिए। तो महिला सशक्तिकरण किस लेवल पे पहुंचा हुआ है कथोड़ियों में आप देख सकते हो। तो महिला और पुरुष दोनों साथ में शराब पीते हैं। फिर वही बात, कि आप शराब पियो तो साथ में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, उसके बिना तो आपकी पार पड़े नहीं, खाए बिना तो कुछ। फिर मांस भी अपने हिसाब से ढंग से ही खाते हैं, बंदर का मांस खाते हैं। आप कहोगे सर ऐसे कैसे, भाई तभी तो जनजातियां हैं, साधारण लोगों से नहीं मिलते इनके रीति रिवाज। कंजर मोर का मांस खा लेते हैं, ये लोग बंदर का मांस खा लेते हैं। इनका जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं पटेल। अलग ही नाम वाम सब अलग ही मिलेंगे। झोंपड़ी को बोलते हैं खोलरा। महिलाएं हैं वो गहने नहीं पहनती भाई, वरना महिलाओं को सजने संवरने का शौक, पर को थोड़ी महिलाएं गहने नहीं पहनती है। तो मुझे लगता है यार दो रीजन है, ये तो बापड़े गरीब है तो कहां से गहने लाए, क्या पहने अपने आप में। दूसरा है कि महिलाएं जब दारू पीती है तो गहने नहीं पहने तो ठीक है, वरना कब कौन निकाल के ले जाए यार, क्या मतलब हुआ। पर चूंकि महिलाओं को सजने का शौक है तो क्या किया जाए, तो गहने तो नहीं पहनती पर टैटू बनवाती है। टैटू बनवाते हैं, महिलाएं टैटू बनवा लेती है। तो गहनों की जगह महिलाएं क्या कर लेती है, तो टैटू बनवा लेती है महिलाएं। तो ये याद रखना है कि भाई कथोड़ी महिलाएं हैं जो गहने नहीं पहनती है बल्कि टैटू बनवा लेती है। टैटू गोदने हिंदी में बोलते हैं गोदना, तो गोदना गुदवाती है पर गहने नहीं पहनती है। देवता ही इनके अलग ही देवता होते हैं। मुख्य मुख्य देवता कौन है, आप नाम देख के आप कहोगे सर ये तो नाम ही नहीं सुने। बाहरी माता, कंसारी माता, गामदेव, वाद्य देव, डूंगर देव। देखो डूंगर पहाड़, वाद्य कोई वाद्य यंत्र, तो पहाड़ की पूजा कर ली, वाद्य यंत्रों की पूजा कर ली। प्रकृति पूजक समाज था जी, जंगलों के अंदर रहा करते थे। तो इनके मुख्य मुख्य देवता कौन से हुए, तो बाहरी माता है, कंसारी माता है, गाम देव है, वाद्य देव है, डूंगर देव है। वापस देख लो एक बार इस जनजाति को।
कथोड़ी कहां चला गया। खेर के पेड़ से कत्था प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको कथोड़ी कहते हैं। बेसिकली महाराष्ट्र की जनजाति है, अब मुख्यतः उदयपुर में रहती है। एक संकटग्रस्त जनजाति है, वल्नरेबल ट्राइब है, 35-40 परिवार ही बचे हैं। दूध नहीं पीते, तो दूध नहीं पीते साहब इसकी जगह क्या पियेंगे, तो दूध की जगह शराब ज्यादा पीते। महिलाएं भी पुरुषों के साथ बैठ के शराब पी लेती, तो महिलाएं गहने नहीं पहनती, टैटू बनवाती। बंदर का मांस खाते हैं। मुखिया को बोलते हैं पटेल, उनके सॉरी पटेल तो उनमें था, ये गलती से लिख दिया। मुखिया को बोलते हैं नायक। अनिल कपूर, अनिल कपूर का नाम ही था, अनिल कपूर की मूवी थी नायक। और झोंपड़ी जो होती है उसको बोलते हैं खोलरा। कंजरों के मुखिया को पटेल कहते हैं, इनका जो मुखिया होता है उसको नायक कहते हैं। उधर उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने कहीं, वापस देख लें अपने, इनका लिखा या नहीं लिखा अपन ने। हाँ मुखिया को पटेल सही लिखा अभी एकदम, चलो ठीक है। तो ये हो गए आपके कथोड़ी। कथोड़ियों के देवता देख लेना, भारी माता, कंसारी माता, गाम देव, वाद्य देव, डूंगर देव। प्रिय में कोई पूछ ले इनमें से कौन सा देवता इनसे संबंधित है, इनसे संबंधित नहीं है, जोगनिया माता किसकी कुलदेवी, ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे। एक जनजाति डामोर, मुख्यतः डूंगरपुर के अंदर रहती है। डूंगरपुर की भी सिमलवाड़ा पंचायत समिति है एक, और देख लो सिमलवाड़ा पंचायत समिति में तो इतने डामोर रहते हैं कि इसका नाम ही अब डामरिया क्षेत्र पड़ गया। इसको डामरिया क्षेत्र कहा जाता है, डामरिया इलाका ही कहा जाता है इसको। सिमलवाड़ा पंचायत समिति में रहती है। एकमात्र जनजाति है जो वनों पर आश्रित नहीं है। देखो मैंने अभी शुरू में बताया था कि जनजातियां वे है जो जंगलों के अंदर रहती है। एकमात्र जनजाति जो वनों पर आश्रित नहीं है, वनों पर डिपेंड नहीं करती है। तो साहब फिर क्या करते हैं, बाकी सब तो जंगलों में रहते हैं, जंगल की लकड़ियां, कंद मूल, फल फूल, गोंद, शहद, उनसे अपना गुजारा करते हैं। ये कहा गया कि साहब ये खेती और पशुपालन करते हैं। इसका मतलब मुख्य धारा की तरफ आने लग गए। खेती और पशुपालन करते हैं ये लोग, फिर ठीक है। अब चूंकि गुजरात के टच करते हुए हैं, इसलिए इनकी जो बोली है उस पर गुजराती का प्रभाव है। डूंगरपुर अपने गुजरात के टच करता है, गुजराती भाषा का प्रभाव है इनकी बोली पे, गुजराती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। मेले लगते हैं इनके, एक तो मेला ही गुजरात में लगता है। मेले का नाम है छेला बाऊजी का मेला। गुजरात में एक जगह है पंचमहल, जिला है पंचमहल गुजरात का, छेला बाऊजी का मेला लगता है पंचमहल गुजरात। अब देख लो देवताओं के नाम ही देख लो, अब छेला बाऊजी, तभी जनजातियां भाई। एक अपने डूंगरपुर के अंदर, डूंगरपुर में मेला लगता है ग्यारस की रेवड़ी का मेला। ग्यारस की रेवड़ी का मेला ये अपने डूंगरपुर में लगता है। तो दो प्रकार के मेले, एक तो छेला बाऊजी का मेला पंचमहल गुजरात के अंदर लगता है इनका मेला, और एक ग्यारस की रेवड़ी का मेला ये इनका डूंगरपुर के अंदर लगता है। 3-4 शब्दावली याद रखनी है। एक तो जो मुखिया होते हैं उसको बोलते हैं मुखी, वापस याद कर लेना। कंजर वाले में बोलते हैं पटेल, कथोड़ी वाले में बोलते हैं नायक, और इनका जो मुखिया होता है उसको क्या बोलते हैं लोग, मुखी बोलते हैं। एक पुरुष जो होते हैं बहु विवाह कर लेते हैं, एक से ज्यादा शादियां, पॉलीगेमी जिसको अपने बोलते हैं, बहु विवाह कर लेते हैं। तो अब आपको एक से ज्यादा शादियां करनी है, तो आपको जब लड़की लेके आओगे, दुल्हन लेके आओगे, दुल्हन के पैसे देने पड़ेंगे, वधु मूल्य देना पड़ेगा, ब्राइड प्राइस। और ये जो वधु मूल्य होता है उसको बोलते हैं दापा, वधु मूल्य को दापा कहते हैं। दो चीजें और, एक तो होली के टाइम पे कार्यक्रम करते हैं उसको कहते हैं चाड़िया,
होली के समय किया जाने वाला कार्यक्रम। होली के समय कार्यक्रम किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? चाड़िया बोलते हैं उसको। तो होली के समय किया जाने वाले कार्यक्रम है जो कौन सी जनजाति करती है? तो ये भाई आपके डामोर करते हैं। कथोड़ी में अभी हम पढ़ रहे थे कि कथोड़ी के अंदर महिलाएं गहने नहीं पहनती, टैटू बनवाती है। यहाँ महिलाएं छोड़ो, पुरुष भी गहने पहनते हैं। पुरुष भी महिलाओं के समान गहने पहनते हैं। महिलाओं के समान गहने पहनते हैं। अब हालांकि ये फैक्ट तो मैं जब भी लिखवाता हूं तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है। मुझे लगता है यार इसमें लिखवाना क्या है। ज्यादातर पुरुष जो होते हैं वो गहने पहनते हैं, गांव में सब पहनते हैं। हाथों में अंगूठियां पहनते हैं, कानों के अंदर बालियां या लूंग पहनते हैं, लोग गले के अंदर चेन पहनते हैं, हाथों में लोग कड़े पहनते हैं। क्या बच्चा आप, मैंने पैरों तक में कड़े देखे लोगों के शादी ब्याह के अंदर, लोग पैर में कड़े पहनते हैं। मतलब जब तक आदमी नथ ना पहने आप मानोगे नहीं किसने अब आभूषण पहन रखे हैं। तो जब गांव में ज्यादातर लोग ही पहनते हैं तो डामोर ही पहन लेते हैं अपने आप में। क्या बड़ी बात हो गई इसके अंदर? डामोरों वाली बात वापस देख लो भैया। बेसिकली डूंगरपुर के सिमलवाड़ा पंचायत समिति में रहते हैं, इसलिए उस इलाके को डामरिया क्षेत्र कहते हैं। गुजरात के नजदीक है इसलिए गुजराती भाषा का प्रभाव है। एकमात्र जनजाति है जो वनों पर आश्रित नहीं है बल्कि खेती और पशुपालन करती है। छैला बाबूजी का मेला पंचमहल गुजरात में लगता है। ग्यारस की रेवड़ी का मेला इनका डूंगरपुर में लगता है। मुखिया को बोलते हैं मुखी। पुरुष एक से ज्यादा शादियां कर लेते हैं, बहु विवाह कर लेते हैं, पॉलीगेमी करते हैं। तो एक से ज्यादा शादियां करते हैं तो फिर दुल्हन के पैसे देने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं दापा। दापा कहा जाता है उसको। चाड़िया होता है इनके होली के समय किया जाने वाला एक कार्यक्रम है। पुरुष भी इनके महिलाओं के समान गहने पहनते हैं। बस इतनी बातें याद रखने वाली। एक जनजाति और ले लेते हैं अपने, सांसी। मुख्यतः भरतपुर के अंदर निवास करती है। भरतपुर में, अजमेर, अधिकतर जनसंख्या तो भरतपुर में, अजमेर में भी रहती। सांसी जनजाति में दो वर्ग होते हैं। एक वर्ग तो होता है कोई बीजा और एक वर्ग होता है मल्ला। कोई देवता एक भाखर बाबूजी, जैसे वो लोग हाकम राजा का प्याला पीने के बाद झूठ नहीं बोलते, ये भाखर बाबूजी की कसम खाते हैं। और भाखर बाबूजी की कसम खाने के बाद झूठ नहीं बोलते। और कहते हैं जब भाखर बाबूजी कसम खाते हैं तब एक हाथ में तो रखते हैं कुल्हाड़ी और एक हाथ में रखते हैं पीपल का पत्ता। एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में पीपल का पत्ता रखते हैं। विधवा विवाह नहीं करते, विडो रीमैरिज नहीं होती। विधवा विवाह नहीं करते हैं। विडो रीमैरिज नहीं की जाती है इनके अंदर। सांसी जनजाति भरतपुर और अजमेर में मुख्यतः रहती है। दो वर्ग होते हैं, बीजा और माला। भाखर बाबूजी कसम खाने के बाद सांसी झूठ नहीं बोलते हैं। एक हाथ में, जब भाखर बाबूजी कसम खाते हैं तब एक हाथ में तो रखते हैं कुल्हाड़ी, एक हाथ में रखते हैं पीपल का पत्ता। विधवा विवाह इनके अंदर नहीं किया जाता है। एक लड़कियों की शादी के बाद उनके चरित्र की परीक्षा लेते हैं, उसको बोलते हैं कुकड़ी रस्म। महिलाओं की चारित्रिक परीक्षा है कोई। अब इनका टेस्ट है भाई, भगवान जाने कौन सी अग्नि परीक्षा लेते हैं। एक माता जी की ओर पूजा करते हैं, सिकोदरी माता। सिकोदरी माता की पूजा करते हैं। और सिकोदरी माता का तो मुझे बहुत अच्छा सा एक किस्सा याद है। मैं बहुत छोटा था, तो पांचवी छठी में पढ़ता हूँ, तब अखबारों के अंदर बड़ी चर्चा में रही थी सिकोदरी माता। गुजरात में कोई एक सांसी था और डॉक्टर बन गया था, अशोक कुमार नाम करके बंदा था। और उसने लोगों को कहा कि मुझे सिकोदरी माता का छाया आती है मेरे अंदर, सिकोदरी माता मेरे पर आशीर्वाद रखती है और मैं 1 रुपए के 3 रुपए कर सकता हूँ। किसी बंदे ने 1 रुपए दिए, उसने मंदिर में गया 3 रुपए ला के दे दिए। किसी ने 10 दिए, उसने 30 ला के दे दिए। फिर धीरे धीरे सांसियों ने ज्यादा पैसे देने शुरू किए उसको। ज्यादा पैसे दिए तो उसने कहा आप ज्यादा पैसे दोगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। उसने पूरे भारत के सांसियों से रुपए लिए थे और कहा था 6 महीने बाद आपको ट्रिपल करके दे दूंगा। बाद में सारे रुपए लेके फरार हो गया था। बाद में वो अशोक कुमार और उसकी पत्नी थी वीणा, मुझे आज भी नाम याद पड़े, इनको जोधपुर से गिरफ्तार किया गया था। पैसे भगवान जाने उसने कहां लगा दिए थे, पर वो सारे भारत के सांसियों से पैसे ले गया था।
क्या मतलब मैकेनिज्म काम किया था उस बंदे का। हम उस टाइम मेरे पापा की पोस्टिंग ठेठ एकदम पाकिस्तान बॉर्डर पे थी, मतलब पाकिस्तान हमसे 8 किलोमीटर आगे पड़ता था, और हमारे वहां पे एकमात्र सांसियों का घर हुआ करता था, और मुझे याद है उनसे भी अशोक कुमार ने पैसे ले लिए थे। अब किसके थ्रू कैसे पहुंचाए, पर पैसे सबने पहुंचाए थे। तो तब सिकोदरी माता बड़ी चर्चाओं के अंदर रहती थी कि भाई सांसी समाज में एक देवी है सिकोदरी माता, और उनके नाम पर एक जो बंदा है उसने पैसे ऐंठ लिए, वो डॉक्टर था, तो डॉक्टर अशोक कुमार ने पैसे ऐंठ लिए। तो ये सांसी जनजाति थोड़ा याद रखना भाई। सिंपल सी 4-5 बातें इनके बारे में। भरतपुर और अजमेर में रहती है ज्यादातर। 2 वर्ग है इनके, बीजा और माला। बाखर बाबूजी कसम खा के झूठ नहीं बोलते। कुल्हाड़ी एक हाथ में रखते हैं, एक हाथ में पीपल का पत्ता रखते हैं। विधवा विवाह नहीं करते हैं। शादी के बाद में महिलाओं से संबंधित एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी करते हैं, कोई उसको बोलते हैं कुकड़ी रस्म, और एक और कोई इनके माता जी होती है जिसको ये बोलते हैं सिकोदरी माता। ये 4 जनजातियां, 4 अपने कल पढ़ेंगे, जैसे ग्रासिया है, सहरिया है, भील और मीणा, वो थोड़ी बड़ी जनजातियां, वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहती है। ये तो प्री वाली है, तो यहाँ से भी कोई चीजें बन जाए तो थोड़ी आप याद कर लेना। मेंस में क्वेश्चन नहीं आता, इधर से वहां से आने की संभावना ज्यादा रहती है।